डॉक्टर लक्ष्मण, मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करें कि इस पूरी फिनोमेना को हम दलित बुद्धिजीवियों पर अटैक की तरह देखें, या पूरे बुद्धिजीवी समाज पर अटैक की तरह देखें, या बुद्धिजीवी समाज पर तो अटैक हो ही रहा है, लेकिन दलित बुद्धिजीवियों पर भी अलग तरह से अटैक हो रहा है, क्योंकि उसके साथ एक दूसरी पृष्ठभूमि भी जुड़ी हुई है। मुकेश जी, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि आजकल जो सर रखते हैं, सर के भीतर मगज रखते हैं, वो बड़ी मुश्किल में है। निश्चित रूप से जो भी सवाल कर रहा है, सत्ता के सामने चुनौती बनकर खड़ा है, निशाने पर वो सारे लोग हैं। पहली बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। कई बार जिस हिंदू फ्रेम, सो कॉल्ड हिंदू फ्रेम की वो बात करते हैं, उसके भीतर वो जिन्हें अपना मानते हैं, उन्हें भी अपनी विचारधारा और नीतियों से असहमत और विरोध में खड़ा देखकर उनके खिलाफ भी हमलावर हैं। और ये सारे लोग जिनको हम दलित कह रहे हैं, दलित बुद्धिजीवी कह रहे हैं, ये सारे लोग तो उस हिंदू फोल्ड में आते हैं। तो एक बार उन्हें भी ये जवाब देना चाहिए कि ये हिंदू है कि नहीं। दूसरी बात, ये जो बात है ना, मतलब मैं भी ये मानता हूं कि बुद्धिजीवी तो अपने आप में बुद्धिजीवी होता है, वो दलित बुद्धिजीवी तो नहीं। लेकिन आप जिस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, मेरा मानना है कि वो एक पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है, जो प्रतिरोध का प्रतीक बनी है कि हमारी ये पहचान है। और दलित का अर्थ तो दमित, वंचित, शोषित सब आ जाते हैं। मैं तो कई बार उसके अर्थ विस्तार को भी देखता हूं। दूसरी बात कि ये जो शिकार हो रहे हैं, इसमें केवल दलित भी नहीं है। मसलन प्रोफेसर हैनी बाबू जेल में है 2 साल से, और वो ओबीसी है, ओबीसी मुसलमान है, केरल के रहने वाले, दक्षिण भारत में। कई पहचाने एक साथ ओवरलैप कर रही हैं। पिछले दिनों बिहार में डॉक्टर संजय के ऊपर हमला हुआ, कैंपस में घुसकर मारे गए। पिछले दिनों हमारे जेएनयू के मित्र रहे हैं, शायद अल्ताफ, उनको उनके कैंपस में मारा गया। अभी हाल ही में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के डॉक्टर दिनेश पाल, जो ओबीसी से आते हैं, उन्हें भी मारा गया, उनके ऊपर हमले किए गए और लगातार उनको शिकार बनाया जा रहा है। प्रोफेसर रतन लाल का मामला हमने देखा, हमने प्रोफेसर रविकांत के मामले को देखा। ये सारे कौन लोग हैं? और अक्सर हमारी एक सीमा भी हो जाती है कि जो ज्यादा मुखर है, जिस पर चर्चा ज्यादा हो जाती है, किन्हीं वजहों से उनके मामले तो प्रकाश में आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हमले के शिकार हो रहे हैं जिन पर शायद हम बात नहीं कर पाते। ये हमारी एक सीमा भी है। जैसे अब बुद्धिजीवियों के इतर, जैसे अविनाश दास की ही बात करें, तो अविनाश एक फेसबुक पोस्ट लिखते हैं, और अविनाश लगातार एक प्रगतिशील खेमे में खड़े होकर के, सामाजिक न्याय के खेमे में खड़े होकर के अपनी आवाज बुलंद करते हैं, वो भी निशाने पर हैं। उन पर मुकदमा, मुंबई में रहते हैं, मुकदमा गुजरात में, जैसे जिग्नेश पर मुकदमा असम में। ओवरऑल मैं इस पूरी प्रक्रिया को इस रूप में देखता हूं कि हमारे अग्रज हैं वीरेंद्र जी, उनकी बात से सहमत होते हुए उसे ही आगे बढ़ा रहा हूं। और मुकेश जी, आपके सवाल में वो बात नहीं थी, मैं उसी पर जोर दे रहा हूं। ज्यादा निशाने पर कौन है? ज्यादा निशाने पर आज भी जैसे वामपंथी होना क्यों गाली बनाया गया, कहीं भी वामपंथियों को भयानक निशाने पर रखा जाता है, जबकि वो राजनीतिक रूप से उनके सामने कोई मजबूत चुनौती नहीं है। लेकिन वो एक विचार के रूप में, वो एक दर्शन के रूप में आज भी चुनौती है, इसलिए वामपंथियों को आज भी निशाने पर रखा जाता है। जो भी संविधान में भरोसा रखता है, प्रगतिशील है, जो संविधान की बात करता है, वो भी निशाने पर है। लेकिन ये जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, इनका निशाने पर होना, मुझे लगता है कि केवल व्यक्तियों के निशाने पर नहीं होना है। व्यक्तियों का निशाने पर होना तो है, वो एक सोशियो कल्चरल हेजमनी है, जो अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल डोमिनेंसी को बनाए रखने के लिए कई बार बहुत वैचारिक होने के बिना भी हमले करती है, ये बताने के लिए कि हम आपसे सुपीरियर हैं। ये हिंदू फ्रेम के भीतर हो रहा है, वो 80% जो हिंदू है उनके भीतर हो रहा है। लेकिन जब बुद्धिजीवियों पर हमला होता है, तो मैं इसे मानता हूं कि एक विचार पर हमला है, उस विचार पर जो उस हिंदुत्व के फ्रेम के भीतर के अंतर विरोधों को उजागर करता है। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी ने बिल्कुल सही कहा कि आनंद तेलतुंबड़े ने अगर लिखा है रिपब्लिक ऑफ कास्ट, और रतन लाल बोलते हैं पूरे देश भर में, रविकांत जी बोलते हैं हर जगह, अगर इन्हें हम खामोश कर देंगे तो ऐसा ऐसा हो सकता है कि बाकी लोगों के भीतर एक डर व्याप्त हो जाए, लोग बोलना कम कर दें। बाकी लोग अगर दिल्ली विश्वविद्यालय प्रोफेसर, लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, या आनंद तेलतुंबड़े जैसे लोग, हैनी बाबू जैसे लोग अगर जेल में डाल दिए जाए, उमर जैसे लोग,
तो बाकी लोग तो यूं ही खामोश हो जाएंगे। और अंतिम बात ये कि ये खामोश करना एक बात है, लॉन्ग टर्म में मैं ये देखता हूं कि आरएसएस जिस विचारधारा को मानती है, उसके उसके संकल्पना में जो राष्ट्र की अवधारणा है, जो धर्म की अवधारणा है, जो जो अखंड भारत की अवधारणा है, उस अवधारणाओं को जो लोग, उस विचारधारा को जो लोग प्रश्नांकित कर रहे हैं, उन्हें वो ज्यादा निशाने पर बना रहे हैं। इसलिए इस बहुजन लोगों पर निशाना दरअसल उस वैचारिक प्रतिरोध को निशाना बनाना है जो शायद उन्हें सबसे मजबूत और सबसे दूरगामी चुनौती पेश कर रहा है। मैं इसे इस रूप में देखता हूं।